दोस्तों आज हम 2016 में आई विल यू बी देयर मूवी को देखेंगे। इस कहानी की एंडिंग काफ़ी अलग है जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब क्या हो जाए। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में लोगों की मदद करने के लिए आया था। पेशे से सू एक डॉक्टर है। उस जंगल में स्टॉर्म आने वाला था तो सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची काफ़ी छोटी थी और उसकी तबीयत भी खराब थी, तो वो बूढ़ा आदमी सू को वहीं पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। सू अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ गया था, लेकिन उस नन्ही सी बच्ची को देखकर वो उसके साथ रुकने के लिए मान जाता है और उसके बाकी के साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये बच्ची मुझे जंगल में मिली थी, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लाता तो शायद ये मारी जाती। बूढ़ा आदमी सू से थैंक यू कहता है कि वो इस बच्ची के मदद के लिए रुक गया। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। जिस पर सू कहता है कि वो किसी से मिलना चाहता है, उसे उसका इंतज़ार है, लेकिन अब शायद ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कांच की बोतल देता है जिसके अंदर कई सारी गोलियाँ थी। और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सू एक डॉल्फिन शो को देखने के लिए आया था। उन डॉल्फिन शो में जो इंस्ट्रक्टर थी वो सू की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम यूना होता है। शो देखते देखते सू को नींद आ गई थी, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन बाद में सू उसे मना भी लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं। आज सू यूना से मिलने के लिए आया था, लेकिन अब उसे वहाँ से जाना होगा। स्टेशन पर यूना उसे छोड़ने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। जिसे सुन सू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे फ़ोन पर बात करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। अब आगे स्टेशन पर उतरने के बाद जब वो यूना को कॉल करने के लिए जाता है तो बाहर से उसके पास एक आदमी आता है जो कि काफ़ी खास था। और फिर तभी हम उस आदमी की शक्ल को देखते हैं जो कि ओल्ड सू था, जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया था। ओल्ड सू जवान सू को देखकर काफ़ी हैरान था और फिर जब वो उसे उसका नाम पूछता है तो उन दोनों के सेम ही नाम होते हैं, जिसे सुनकर ये दोनों अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। और फिर तभी ओल्ड सू को खांसी आने लगती है तो जवान सू उसे उसका रुमाल देता है, जिसे लेकर वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। वो रुमाल उसे यूना ने दिया था तो वो उसके पीछे जाता है क्योंकि वो रुमाल उसे चाहिए था, लेकिन जब वो वॉशरूम के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर तभी हमें डायरेक्टली ओल्ड सू को एक फ्लैट में दिखाया जाता है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया था और अब वो काफ़ी हैरान है। उसे काफ़ी खांसी आ रही थी तो वो हॉस्पिटल जाकर अपना सीटी स्कैन करवाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैंसर के चलते वो सिर्फ 6 महीने तक जी पाएगा। अब यहाँ से कहानी 30 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम जवान सू को उसके फ्रेंड तीहो के साथ देखते हैं, जहाँ पर सू तीहो को बताता है कि कल रात मैं यूना से मिला था और वो एक बेबी चाहती है। जिस पर तीहो कहता है कि तुम पिछले 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी है, तो अब तुम शादी भी कर सकते हो, जिसके बाद तुम अपनी फैमिली बना लेना। लेकिन सू कहता है कि उसने अभी फैमिली के बारे में कुछ सोचा नहीं था। और फिर तभी वो तीहो को कल वाली बात भी बताता है कि वो ओल्ड सू से मिला था, लेकिन तीहो कहता है कि ये तुम्हारा कोई ओल्ड फैशन होगा, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और इसी के साथ एक बार फिर से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर ओल्ड सू जब अपने घर पर आता है तभी उसकी बेटी का कॉल आता है। उसकी बेटी कहती है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, जिस पर सू कहता है कि हाँ, मैं अपना ख्याल नहीं रखता, मैं कुछ भी उठाकर खा लेता हूँ। और फिर तभी सू को जोर से खांसी आती है तो उसकी बेटी कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं फ़ोन रख दूँगी। जिसके बाद अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन उसे फिर से जोर से खांसी आने लगती है, जिस कारण सू फ़ोन कट कर देता है क्योंकि वो अपनी बेटी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। और फिर रात को उन गोलियों को बाहर निकालता है जो उसे उस बूढ़े आदमी ने दी थी। दरअसल इन गोलियों से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। सू यूना से मिलना चाहता था, वो उन गोलियों को खा लेता है। जिसके बाद हमें जवान सू और यूना को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना उसे एक पप्पी देने के लिए आई होती है। वो कहती है कि नन्हे बच्चे और पप्पी एक जैसे होते हैं, अगर तुमने इसे संभाल लिया तो मैं मान लूँगी कि तुम एक पिता बनने के लिए तैयार हो। और फिर सू को ना चाहते हुए भी उस पपी को अपने साथ घर पर लेकर आना पड़ता है। वो उस पपी का नाम पटेटो रखता है। वो पटेटो के साथ बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर ओल्ड सू आ जाता है, जो उन गोलियों को लेकर वहाँ पर आया था। जवान सू उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ से चले जाओ। तो ओल्ड सू उसे कहता है कि मैं और तुम एक ही हैं, मैं 30 साल बाद से यहाँ पर आया हूँ और अपने घर से तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो।
जवान सू को उसकी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। वो उसे उसकी आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है जिस पर डेट फ्यूचर की 2008 की थी, जिसे देख वो काफी हैरान था। वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, लेकिन तभी ओल्सू उसके डॉग को पटेटो नाम से बुलाता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता। जिस पर ओल्सू कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ यूना को देखने के लिए आया हूँ। लेकिन जवान सू को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो ओल्सू उसे एक निशान के बारे में बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे फादर हमें खूब मारा करते थे, जिसके चलते हमें ये वाली चोट आ गई थी और हम इस चोट को हमेशा अपनी माँ से छुपाया करते थे, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता। फिर तभी ओल्सू को एक बार फिर से खांसी आने लगती है और वो 30 साल पीछे यानी कि प्रेजेंट में आ जाता है। और इधर जवान सू भी काफ़ी डर गया था। वो वहाँ से भागकर तीहो के पास आता है, जहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है कि मुझे ओल्सू मिला और अचानक से गायब हो गया। ओल्सू अपना लाइटर जवान सू के पास ही भूल गया था, तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच कराते हैं, जहाँ पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो सू ही था जो कि फ्यूचर से आया था। अब हमें ओल्सू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राउंड फिगर करता है कि वो कितने समय के लिए पास्ट में रह सकता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो 20 मिनट तक पास्ट में रह सकता है। और अब उसके पास गोलियां भी काफ़ी कम बची हुई थी। वो अब सिर्फ 10 बार ही टाइम ट्रेवल कर सकता था। अब इधर जवान सू ओल्सू से मिलना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कैसे मिले, तो वो अपने हाथ पर एक टैटू बनवाता है, जहाँ पर वो लिखवाता है कि ओल्सू फिर से आ जाओ, और वही टैटू ओल्सू के हाथ पर भी बन जाता है। आज ओल्सू की बेटी उससे मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। इन दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। ओल्सू को उसकी बेटी के साथ वैकेशन पर जाना था, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो एक डॉक्टर है और कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए बता नहीं सकते। अब इधर हम जवान सू को देखते हैं, जो यूना के पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं आज वो उससे बात ही नहीं कर पाता, जिस बात से वो काफ़ी दुखी होता है। जवान सू ने उसके लिए कुछ बलून्स लाए थे, जिस पर यूना कहती है कि एक एलिफेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो सीधा जंगल में जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने घर पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब एक बार फिर से हमें ओल्सू को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी से बातें करता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें यूएसए चले जाना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी माँ है और वहाँ पर तुम अपनी डॉक्टर की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकोगी। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आप मुझे अपने आप से दूर क्यों भेजना चाहते हो, कि आपको कोई बीमारी है। दरअसल उसकी बेटी को सब कुछ पता चल गया था कि उसके फादर को कैंसर है, जिस बात से दुखी होकर वो वहाँ से निकल जाती है। सू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब अगले दिन ओल्सू उन गोलियों को लेकर जवान सू के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दोनों यूना के डॉल्फिन शो में जाते हैं। जवान सू ओल्सू से पूछता है क्या मैं एक बेहतर डॉक्टर बन पाया, जिस पर ओल्सू बताता है कि तुम पहले से ही एक बेहतर डॉक्टर थे, लेकिन जवान सू को लगता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन सकता। वो ओल्सू से पूछता है कि आप फादर बने, जिस पर वो कहता है कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है। अब ओल्सू यूना को देखने के लिए आगे चला जाता है, जहाँ पर वो उसे देखने लगता है और उसकी आंखें भर आती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर जवान सू उसे रोकते हुए पूछता है कि आप कहाँ चले, मैं यूना के बारे में जानना चाहता हूँ। पर ओल्सू यूना के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, पर उसके बार बार पूछने पर उसे सच्चाई बतानी पड़ती है कि यूना मर चुकी है, जिसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उन गोलियों का असर खत्म हो चुका था। अब अगले सीन में जवान सू और यूना जब एक साथ होते हैं तो वो उसे जी भर कर देखने लगता है और सोचता है कि जब यूना चली जाएगी तो उसका क्या होगा, क्या वो उसके बगैर जी पाएगा। अब आगे वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, जहाँ पर जवान सू उससे पूछता है कि यूना कैसे मरी थी। ओल्सू कहते हैं कि वो तुम्हारी वजह से मरी, तुमने उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तुमने उसे इग्नोर किया, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो जवान सू कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा लूंगा। जिस पर ओल्सू कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, हम फ्यूचर को नहीं बदल सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी एक बेटी है जो इस दुनिया से गायब हो जाएगी, और इस दुनिया में मैं अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए जैसा होता है होने दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। हम देखते हैं कि जवान सू ये सब को सह नहीं पा रहा था, वो काफ़ी परेशान था और अंदर ही अंदर टूटने लगा था, लेकिन वो भविष्य को बदल नहीं सकता। अब जवान सू एक डॉक्टर बन चुका था। वो अपनी एक फ्रेंड की मदद लेता है और एक पर्सन का ऑपरेशन करता है, और लास्ट ऑपरेशन उसने यूना का ही किया था। अब फ्यूचर में हम ओल्सू को देखते हैं, जो कि एक बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती था और उसकी बेटी उसके पास थी। वो 2-3 दिन तक बेहोश ही था और फिर उठकर अब यूना का पता निकालता है, जहाँ पर रिवील होता है कि यूना मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी
और अब वो एक नई इंस्ट्रक्टर बनने वाली है। ओल सू भी उसे देखने के लिए चला जाता है। वो उसे जी भर कर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद यूना ठीक तरीके से चल नहीं पाती। अब उसे देखकर वो फिर से लौट आता है और उसे पता भी नहीं चलने देता कि वो यहाँ पर आया था। अब ओलसू जब जवानसू से मिलने आता है तो जवानसू पूछता है कि यूना ठीक है क्या, जिस पर ओलसू कहते हैं कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जिंदा है, यही मैटर करता है। अब आखिर में ओलसू उसे कहता है कि 10 साल बाद तुम एक कॉन्फ्रेंस में जाओगे जहाँ पर तुम्हें एक लड़की मिलेगी, तुम उससे बात कर लेना, वही तुम्हारी बेटी की माँ होगी। अब 10 साल बाद जवानसू उस लड़की से मिलता है जहाँ पर उसे न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वही बेटी उसे पैदा होती है। आगे हम जान पाते हैं कि जवानसू की वाइफ उस बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तो वो खुद ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। अब इधर हम ओलसू को देखते हैं जो अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं अच्छा फादर नहीं बन सका, जिसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब ओलसू कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब अगले सीन में हम ओलसू को मरा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसका फ्रेंड तीहो और वो फिर से दोस्त नहीं बने थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फ्यूचर का टाइमलाइन में बदलाव आ सकता था। वहीं पर ही उसकी डॉटर भी आती है जो उसे कहती है कि आप तीहो हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो कहती है कि फादर आपके बारे में बातें किया करते थे, उन्होंने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। जिसके बाद वो उसे एक किताब देती है जो कि सू उसके लिए छोड़ कर गया था। बीच पर आकर वो उस किताब को पढ़ने लगता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा था, टाइम ट्रेवल की बात भी। जिसके बाद वो यूना के पास आता है और उसे बताता है कि सू मर चुका है, जिसे सुन वो काफी रोती है। अब अगले सीन में तीहो जब अपने खेत में होता है तो वो उन गोलियों को काउंट कर रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि उसने 9 ही गोलियां यूज की है, तो एक गोली कहाँ गई। जिसके बाद वो सू के घर जाकर उस गोली को ढूंढने लगता है और फिर उस गोली के मिलने के बाद वो पास्ट में जाकर सू को बचाने का डिसाइड करता है। लेकिन उस गोली को खाने के बाद उसे सोना था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो सीढ़ियों पर से गिरकर बेहोश हो जाता है और पास्ट में चला जाता है। वो जवानसू से मिलकर कहता है कि तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, एक प्लेजर के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल वो सिगरेट की बात कर रहा था। बचपन में उसे स्मोक करने की काफ़ी गंदी आदत थी, जिस वजह से उसे कैंसर हो गया था, लेकिन अब वो इस आदत को छोड़ देता है और फिर प्रेजेंट में उठकर वो सू को ढूंढने लगता है इस उम्मीद से कि वो अब जिंदा होगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओल सू अभी भी जिंदा है, यानी कि उसके एक प्रयास की वजह से ओल सू की जान बच गई। अब मूवी की आखिर में वो ढेर सारे बलून लेकर यूना के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम कितने दिनों से नहीं मिले, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।